दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में बात करेंगे सबसे पहले पूर्णिया जिला से, क्योंकि पूर्णिया से एक हिला देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, पूर्णिया से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। इस बात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। यही नहीं, पुलिस तक जब यह बात पहुंची तब आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस ने देखा कि मस्जिद से सटे एक मकान में पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था, जब पुलिस ने तुरंत पाकिस्तानी झंडे को हटाया। जब पाकिस्तानी झंडा फहराने वाला युवक फरार है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जब गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्णिया के सिपाही टोला इलाके में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। देशद्रोह से जुड़ा ये मामला पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि जिस मकान पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था वह मकान मोहम्मद मुबारकुद्दीन का है। जब घर की महिला सदस्य रेहाना परवीन ने बताया कि पाकिस्तानी झंडे की जानकारी उसे नहीं थी। महिला ने बताया है कि उसके भैंसूर के लड़के ने इस झंडे को घर की छत पर दोपहर में लगाया था। झंडा लगाने वाला मोहम्मद विवारुद्दीन टीचर का लड़का है। महिला रेहाना परवीन ये भी कहती नजर आई कि बच्चे ने गलती किया है, हमको नहीं पता था ये पाकिस्तानी झंडा है। पाकिस्तान का झंडा हम कभी नहीं देखे थे। फिलहाल पुलिस ने झंडे को उतार दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा अब 15 फरवरी तक रहेगी। जी हां, समाधान यात्रा की डेट अब चेंज हो गई है। अंतिम दिन बेगूसराय और पटना में नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर रहेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से समाधान यात्रा को लेकर के नया पत्र जारी कर दिया गया है। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में खगड़िया में रहेंगे। 29 जनवरी को कैमूर में, 1 फरवरी को सुपौल, 2 फरवरी को सहरसा, 3 फरवरी को अररिया, 4 फरवरी को किशनगंज, 5 फरवरी को कटिहार, 6 फरवरी को बांका, 7 फरवरी को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में होंगे। इसके बाद 10 फरवरी को पूर्णिया और मधेपुरा में कार्यक्रम होगा। 11 फरवरी को रोहतास और औरंगाबाद, 12 फरवरी को गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम होगा। 13 फरवरी को भागलपुर और जमुई, 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। अंतिम में 15 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय और पटना में रहेंगे। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और औरंगाबाद में नीतीश कुमार 2-2 गांवों में भ्रमण करेंगे और योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं पर भागलपुर, जमुई, बेगूसराय, पूर्णिया, मधेपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक गाँव का भ्रमण करेंगे और जिला मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। जब पटना में 28 जनवरी तथा 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक गाँव का भ्रमण करेंगे और योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार 15 फरवरी को पटना में समीक्षा बैठक आयोजित होगी। दोस्तों अब जो खबर निकल करके सामने आई है वो बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से है। जहां खबर ऐसा है जो हम आपसे शेयर करे बिना नहीं रह पाए। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 70 साल के एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी 28 साल की बहू के साथ शादी की है। उम्र के इस पड़ाव पर बहू के साथ शादी चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि केडीवी लाइव इस शादी के फोटो की पुष्टि नहीं करता है, सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दूं कि गोरखपुर जिले के बरहलगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय ससुर के अपनी 28 वर्षीय विधवा पुत्र वधू के साथ विवाह करने का मामला सामने आया है। दोनों ने स्थानीय एक मंदिर में एक दूसरे के गले में वरमाला डाल करके और ऊपर वाले को साक्षी मान करके विवाह किया। ससुर ने पुत्र वधू को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए उसके मांग में सिंदूर भर दी। इस विवाह का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद ससुर बहू के रिश्ते को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। जिस व्यक्ति ने शादी किया है वह बरहलगंज थाने का चौकीदार है। जी हां, उसने अपनी बहू के साथ 7 फेरे लेकर के उसे अपनी पत्नी बना लिया है। किसी दिन उसकी बहू उसके बेटे की पत्नी थी, लेकिन अब उसकी पत्नी हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति कैलाश यादव की उम्र 70 साल है। उन्होंने अपने मृतक बेटे की पत्नी पूजा से मंदिर में शादी की है। जब पूजा की उम्र 28 साल है। कैलाश की पत्नी की मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी है। वहीं उसके तीसरे नंबर की पुत्र की भी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। कैलाश के 4 बच्चों में तीसरे नंबर की बहू पूजा के पति की मृत्यु के बाद पूजा अपनी जिंदगी कहीं और बसाने वाली थी। ऐसी जानकारी और चर्चाओं को देखते हुए इसी बीच ससुर का दिल बहू पर आ गया और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जी हाँ, बुजुर्ग की अपनी बहू के साथ मंदिर में हुए शादी का फोटो अब वायरल हो रहा है।
जब फोटो वायरल होते ही ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान तमाम बवाल के बावजूद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हालांकि बहुत जगहों पर इस फिल्म का जम करके विरोध भी किया गया। हालांकि इन सब के बावजूद भी पठान फिल्म ने पहले दिन कमाई के साथ साथ और भी कई तरह के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। जब फिल्म ने भारत में 55 करोड़ की कमाई की है। वहीं पर बिहार में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी कल पठान फिल्म देखने गए थे। जब फिल्म देखने के बाद पप्पू यादव ने शाहरुख खान और पठान की पूरी टीम को बधाई दी है। जब फिल्म देखने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि शाहरुख खान और फिल्म पठान की पूरी टीम को बधाई, आपने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है जो लोगों को इंसानियत और मानवता के लिए सोल्जर की तरह जीना सिखाता है। पप्पू यादव ने कहा है कि पिक्चर रंग, भाषा और कपड़े से अलग इंसानियत और देश के लिए जीने का जज्बा पैदा करती है। जब वहीं उन्होंने नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि ये फिल्म कम से कम सभी नेताओं को तो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ये पप्पू यादव ने नेताओं से अपील की है कि नेताओं को एक बार जरूर इस फिल्म को देखना चाहिए, पठान फिल्म को देखना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि जो नफरती नेता है और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देश में नफरत फैला रहे हैं, उनसे सारे संवैधानिक हक छीन लिए जाने चाहिए। आपको बता दूं कि शाहरुख खान की पठान फिल्म तमाम बवाल के बावजूद भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हालांकि बहुत जगहों पर इस फिल्म का जमकर के विरोध भी किया गया, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन बॉलीवुड के सूर्यास्त की कमाई करने वालों को के तोते उड़ा दिए गए। पहले ही दिन पठान ने भारत में लगभग 54 करोड़ की कमाई कर डाली है, 55 करोड़ की कमाई कर डाली है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी फिल्म ने आते ही इतनी धुआंधार ओपनिंग की हो। आपको बता दूं कि पठान में शाहरुख खान के साथ ही दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी है, जबकि सलमान खान ने इसमें टाइगर के रोल में कैमियो किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को मिली है, उसके अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या 3.5 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इससे संबंधित पूरी समेकित रिपोर्ट तैयार होने में अभी समय लगेगा। साल 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में परिवारों की संख्या 1 करोड़ 89 लाख थी, जब 12 सालों में इसमें 1 करोड़ 61 लाख वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। जब बिहार में 1 से 1.25 करोड़ घर या फिर बसावट होने का भी आकलन किया जा रहा है। कई जिलों से संशोधित रिपोर्ट आने में अभी देरी है। आपको बता दूं कि बिहार में जाति आधारित गणना का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा होने के बाद पटना समेत कुछ अन्य जिलों से अधूरी रिपोर्ट आने के बाद सभी जिलों को इसे 25 जनवरी तक जमा करने को कहा गया था। जब शुरुआती आंकड़े के हिसाब से बिहार में 3.5 करोड़ परिवार होने का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फिलहाल ठंड का सितम अब कम हो गया है। यह तापमान में कमी आने से कई जिलों में न्यूनतम और फिर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकतर इलाकों में दिन में गर्मी रहने के आसार हैं। जब विभाग के मुताबिक बिहार में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। जहाँ अगले 5 दिनों तक पारे में कोई खास बदलाव के आसार नजर नहीं आते हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान बिहार में रात के पारे में कोई खास बदलाव होने की भी संभावना नहीं है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलते रात में सर्द एहसास हो रहा है। कल किशनगंज में सबसे कम यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। अगर राजधानी पटना की बात करें तो फिर रात का तापमान 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ ही सबसे ज्यादा 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आपको बता दें कि दिन के समय में तापमान में बढ़ोतरी होने और धूप होने से दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में ठंड का असर बिल्कुल कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बिहार भर में यानी कि पूरे बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर देख करके जेडीयू तो हमलावर है ही, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको लेकर के दूसरी बार हमला बोला है। जी हां, पार्टी में हिस्सा मांगने वाले सवाल को सुनते ही सीएम नीतीश कुमार ने अपना माथा पीट लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पार्टी में रहे या कहीं और जाएं, ये उनकी इच्छा है, लेकिन जिस तरीके से वे पार्टी में आए और कार्यकर्ताओं ने उनको इज्जत दी, वो ऐसे ट्वीट ना करें। उन्हें अगर बात करनी है तो फिर वे पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। जब कोई मीडिया में अपनी इस तरह से बात नहीं रखता है, जहाँ कोई इस तरह मीडिया में ट्वीट करके बात नहीं करता, इसके लिए पार्टी फोरम पर उनको बात रखनी चाहिए। जब वे पार्टी में आए तो फिर उनका हम लोगों ने स्वागत किया, जब वे रहे या फिर कहीं और जाएं, लेकिन इस तरीके से मीडिया में या फिर ट्वीट करना ठीक बात नहीं है। जहाँ उनकी क्या मंशा है ये तो फिर वही जानते हैं, जहाँ उन्हें हमसे बात करनी चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिहार वासियों को नौकरी देंगे और बिहार में कम से कम 10 लाख नौकरी देंगे, ये बिहार सरकार का कहना है। अब इसी बात को लेकर के बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, 10 लाख नौकरी को लेकर के बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने क्या कुछ कहा है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि युवाओं को रोजगार एवं सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। यह सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े यानी कि खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां की जा रही है तथा आवश्यकता अनुसार नए पदों का सृजन किया जा रहा है। जब पिछले 5 माह में सरकार के स्तर से कार्यक्रम आयोजित करके विभिन्न विभागों में लगभग 28,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। साथ ही साथ राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि बिहार में सड़कों तथा पुल पुलियों का जाल बिछाया गया है। यह सुगम यातायात के लिए पटना में फ्लाईओवर एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया है। जेपी गंगा पथ के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसे लेकर के लोग बहुत उत्साहित है और वे हजारों की संख्या में जेपी गंगा पथ को देखने जा रहे हैं। जब कई जिलों में भी फ्लाईओवर एवं बाईपास का निर्माण चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में अनेक महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कराए गए हैं, जिनमें बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, दरभंगा में तारामंडल एवं पटना में पुनर्निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल प्रमुख है। अब पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों, पुल पुलियों तथा सरकारी भवनों के मेंटेनेंस का कार्य विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था की जा रही है। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि बिहार सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों से अब कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर पहुंच रही है। बालिका शिक्षा का जनसंख्या के स्त्रीकरण से बिल्कुल भी सीधा संबंध है। इसीलिए बिहार के प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। अब लगभग सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो गए हैं। साथ ही राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, महिला परियक्ता सहायता आदि योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना भी चलाया जा रहा है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, व्यवसायिक भवन, दुकान एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं सभी वर्गों की महिलाओं को उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। इसी प्रकार अन्य वर्गों के युवाओं के लिए भी उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं मात्र 1% का ब्याज पर 5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। अब काफी अधिक संख्या में युवक युवतियां इस उद्यमी योजना का लाभ ले रहे हैं। अब अल्पसंख्यक वर्ग के युवक युवतियों को भी उसी तर्ज पर उद्यमी योजना का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान को देश भर में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। भागलपुर में मंगलवार की रात दीप प्रभा सिनेमा हॉल में विभिन्न हिंदू संगठनों ने पठान फिल्म का विरोध किया, जहां पुलिस ने अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है। जब भागलपुर पुलिस ने समाज में शांति व्यवस्था को भंग करने के आरोप में युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह गुरुवार को भागलपुर डीआईजी विवेकानंद ने सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म पठान के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी पर कहा कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे पास मौलिक अधिकार है, लेकिन हमें मौलिक कर्तव्य को भी अपने कंधों पर लेना चाहिए और समझना चाहिए ताकि समाज में शांति और व्यवस्था हो। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गणतंत्र दिवस पर प्रशासन की ओर से उल्टा तिरंगा फहराने का मामला सामने आया है। ये मामला बिहार के दरभंगा जिला का है। जी हाँ, यहाँ के नेहरू स्टेडियम में दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर ने उल्टा तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस दौरान झंडे को सलामी भी दी गई और राष्ट्रगान भी गाया गया। हालांकि बाद में किसी ने इस बात की जानकारी अधिकारियों को दी, उन्होंने तत्काल तिरंगे को सीधा किया, लेकिन इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जाता है कि तिरंगा फहराने वाले अधिकारी का नाम मनीष कुमार है।
जहां नेहरू स्टेडियम में हर साल 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। इसको लेकर के 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू की जाती है। इस बार भी गणतंत्र दिवस को लेकर के अधिकारियों ने काफ़ी तैयारियां की थी। जब समारोह के लिए एक बड़ा सा मंच बनाया गया था जहां से झंडे को सलामी दी गई। इस बार कार्यक्रम में आईजी ललन मोहन प्रसाद ने भी शिरकत की थी। झंडा उल्टा लगाने के मामले पर जिसने भी झंडा बांधा था लोग उस पर नाराजगी जता रहे थे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतने बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, फिर भी ऐसी लापरवाही कैसे हुई। दोस्तों बात करते हैं कि शाहरुख खान की पठान फिल्म रिलीज हो गई है, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर ही फिल्म का जमकर के विरोध हुआ। जब पहले ही दिन मध्य प्रदेश में इंदौर समेत कई शहरों में पठान का विरोध किया गया। इंदौर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने फिल्म के विरोध में सिनेमा घरों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं शाहरुख खान का पुतला फूंका गया तो फिर कहीं शाहरुख खान का पुतला फूंका गया तो कहीं फिल्म के पोस्टर फाड़े गए। उज्जैन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीवीआर सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। शाहरुख खान स्टार फिल्म पठान 100 से ज्यादा देशों में रिलीज की गई है, जहां मध्य प्रदेश के 200 से ज्यादा सिनेमा घरों में इसे रिलीज किया गया है। इंदौर में हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सुबह 9 बजे शुरू हुए शो को रुकवा दिए। वे थिएटर में घुस गए और दर्शकों को बाहर निकाल दिया। जहां डंडे लेकर के पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने थिएटर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उर्दू, अरबी, फारसी के जानकारों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, जहां अब बिहार के सभी जिलों में इन विषयों के शिक्षकों की कमी पूरी होने वाली है। दरअसल बिहार सरकार इन विषयों के जानकार के लिए अलग से शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने की योजना बना रही है, जिससे बिहार के अंदर जल्द से जल्द इन विषयों के लिए शिक्षक की बहाली होगी। इसके लिए सभी जिलों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के अंदर उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए विशेष टीईटी और एसटीटी परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विशेष टीईटी और एसटीटी आयोजित करने के संबंध में नियमावली के साथ कार्य योजना बनाने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से उन्होंने उनके जिलों में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। इन विषयों की कुल पदों की संख्या और खाली पड़े पदों की संख्या जानकारी मांगी गई है, ताकि इस हिसाब से निर्णय लिया जा सके। आपको बता दूं कि टीईटी परीक्षा के लिए उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पेपर 1 तथा कक्षा 6 से 8 तक के पेपर 2 का आयोजित होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। और बताते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब बाबा रामदेव का समर्थन मिल चुका है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के तमाम आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर के तमाम विवाद भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट कर पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। वीडियो में स्वामी रामदेव ने कहा है कि जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछे, लेकिन जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वे रामभद्राचार्य जी के पास आ जाओ और चमत्कार देखना हो तो फिर इसके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाओ। बाबा रामदेव ने कहा है कि मैं मीडिया के लोगों को ज़्यादा फ़ोन नहीं करता, क्योंकि कहना चाहता हूं कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो। ये सच है जो दिख रहा है, और जो आंखों से दिख रहा है वो 1% है। आप लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। दोस्तों बात करते हैं कि 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। जब बिहार की 3 शख्सियत को पद्म पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा हुई है, जिसमें सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार भी इसमें सम्मानित होंगे। आनंद कुमार को साहित्य और फिर शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। उनके साथ नालंदा के कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। उन्होंने 52 बूटी कला को एक पहचान दी है। उनके द्वारा इस कला से निर्मित साड़ियाँ काफ़ी पसंद की जाती है। कपिल देव प्रसाद 15 साल की उम्र से ही बुनकरी के काम में जुड़े थे। जब 55 सालों से बुनकरी का काम करने वाले कपिल देव प्रसाद ने कई लोगों को इसकी ट्रेनिंग देकर के कुशल बनाया है। आज भी वे लोगों को 52 बूटी कला की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब वहीं मधुबनी की सुभद्रता देवी को भी कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। जब सुभद्रा देवी पेपर मेसी आर्टिस्ट है। उन्होंने बचपन में ही अपने घर में पेपर मेसी का काम होते देखा है, जिसके बाद वे इससे
गुड़िया और फिर खिलौने बनाने लगी। यहीं से उन्होंने इस कला को सीखा और फिर इसे लोगों तक पहुंचाया। जब बिहार के आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी को पद्मश्री से सम्मानित करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीनों को बधाई दी है। आनंद कुमार जाने माने गणितज्ञ हैं, जिन्होंने कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को IIT की तैयारी कराने और वे इसमें सफल होते चले गए। उन्हें सुपर 30 वाले आनंद कुमार नाम से जाना जाता है। उन्होंने सुपर 30 नाम का संस्थान खोला है, जिसमें उन्होंने गरीब प्रतिभावान बच्चों को IIT की तैयारी करवाई है। आनंद कुमार के जीवन से प्रेरित होकर के सुपर 30 नाम की फिल्म भी बन चुकी है। आनंद कुमार के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास को देश सहित विदेशों में भी सराहना मिल चुकी है। वे विदेश के कई संस्थानों में लेक्चर दे चुके हैं। आनंद कुमार ने पद्मश्री मिलने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित की घोषणा की है। मुझे लगा कि आसमान से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मुझे आसमान से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा अभी तू और आगे बढ़, अभी तेरी मंजिल बहुत दूर है। या अपने अंतिम सांस तक ऐसा प्रयास कर ताकि मेरे देश के किसी भी माँ बाप को कष्ट ना उठाना पड़े कि पैसे के अभाव में उनकी बच्चों की पढ़ाई ना छूट जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासी फिजाओं में एक शख्सियत चर्चा में है। उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। अब उनको लेकर के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जहाँ सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो वे चले जाएं। उनको जब मौका मिलता है वे चले जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार पटना के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा है कि जो खुद भाजपा के संपर्क में जाना चाहता है वही ये सब खुद बोलते रहता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम किस को कितना आगे बढ़ाएं, जब कौन कहां चला गया, खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। उन्होंने सुशील कुमार मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि पहले से और मजबूत हुई है। बिहार में 75 लाख लोग हमारी पार्टी से इस बार जुड़े हैं। जो लोग ऐसी फालतू में प्रचार करते रहता है, कुछ लगता थोड़ी ना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में BPSC CGL 3 के अभ्यर्थियों ने सरकार को आखिरी चेतावनी दी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 30 जनवरी तक तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं होती है तो फिर हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरेंगे और BSSC कार्यालय का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि वे सभी अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मोड में हैं और सरकार की लाठी से डरने वाले नहीं हैं। जब पिछली बार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर लाठी चली गई थी, लेकिन अब अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार और आयोग के पास मात्र 29 जनवरी तक का समय है, तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दें। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट में मदरसे के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा होने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार दहशतगर्दियों को पनाह देती है। ये बात मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ। ये सरकार मदरसे के माध्यम से अनुदान राशि देती है या इसके जरिए ही दहशतगर्दों को पनाह मिलता है। हाईकोर्ट ने अब इसकी जाँच को लेकर के आदेश जारी कर दिया है। इसमें सीतामढ़ी के उस इंसान को जो मदरसे के कारनामे को उजागर किया है, उसको हमारी पार्टी सलाम करती है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार की धरती पर जो अपराध, दहशतगर्द, उग्रवाद को सत्ता संरक्षित अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है, उस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार को दहशतगर्दों का शरणार्थी बनाने वाले लालू और नीतीश कुमार की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिहार के मुख्य सचिव एक खास वर्ग के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों बड़े भाई छोटे भाई बिहार को ठग रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिनको उनके भतीजे ने क्या कुछ नहीं बोला, इसके बावजूद भी वे एक बार फिर से उनके साथ हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और फिर नीतीश कुमार का इतिहास है कि वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कल पटना के बिहटा आरा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लेखन टोला गांव के पास बुधवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पैदल जा रहे एक परिवार के 5 लोगों को रौंद डाला, जिसमें मौके पर ही महिला और फिर मासूम की मौत हो गई। जब वहीं गंभीर रूप से जख्मी 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद PMCH रेफर कर दिया गया। इधर दुर्घटना के बाद आरोपित चालक वाहन छोड़ करके फरार हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंचे लोगों ने सड़क जाम करके गाड़ियों का परिचालन रोक दिया। पुलिस की गाड़ी पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने डायल 112 की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। रात 10 बजे तक पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी रही। बताया जाता है कि एक ही परिवार की महिलाएं और फिर बच्चे परेव बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी। जब मृतकों में लक्ष्मणपुर बेला गाँव निवासी मिथिलेश राय की पत्नी शुभांति देवी और फिर
राजेंद्र राय की 2 वर्षीय पुत्र भूरी कुमारी शामिल है। वहीं घायलों की पहचान दूजा देवी और फिर आरती एवं और सुंदर के रूप में हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ राजद और जदयू के रिश्ते में भारी खटास देखी जाने लगी है। यह चाचा भतीजे के रिश्ते में आई करवाहट भी अब साफ साफ दिखने लगी है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से सहयोगी दल राजद खुश नहीं है। जब राजद को लग रहा है कि सरकार में बड़े भाई की भूमिका में रहने के बाद भी वैल्यू नहीं मिल रहा है और बड़े पदों पर उनके हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि राजद के विधायक सुधाकर सिंह समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, इस बीच रिश्तों में आई खटास और फिर चाचा भतीजे के बीच बढ़ती दूरी अब सरकारी कार्यक्रम में भी दिखने लगी है। जहां कर्पूरी जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में ये तस्वीर दिखी है जब शिलापट पर महागठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव का नाम अंकित नहीं था। यह सरकारी शिलापट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे उनके दल के मंत्री और फिर नेता का नाम लिखा हुआ था। ऐसे में इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी है कि चाचा के मन में भतीजे के लिए जो प्रेम उमड़ा था वह क्या खत्म हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचे थे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत जदयू और फिर राजद के कई और नेता भी वहां मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में रेलवे की सुविधाओं में भले ही कुछ सुधार देखने को मिले, लेकिन गंदगी के मामले में अब भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। राजधानी एक्सप्रेस से लेकर के गरीब रथ और फिर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों में फैली गंदगी से उनमें सफ़र करने वाले यात्री परेशान हैं। लोग ट्विटर के अलावे रेल मदद ऐप पर भी भारतीय रेलवे से इसकी शिकायत कर रहे हैं। आज हम उन 10 ट्रेनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें पसरी गंदगी पर रेलवे को सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली है। अगर आप भी इन ट्रेनों में सफ़र करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर एक बार आप ज़रूर सोच लें। रेल मदद ऐप पर मिली शिकायतों के मुताबिक गंदगी के मामले में पहले नंबर पर सहरसा अमृतसर गरीब रथ ट्रेन है। ये ट्रेन पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जिले तक जाती है। यह ट्रेन दोनों तरफ से खचाखच भर करके चलती है। इस ट्रेन में गंदगी की सबसे ज़्यादा 81 शिकायतें मिली है। लोगों ने इसमें कोच से लेकर के सिंक और फिर टॉयलेट केबिन तक में गंदगी पसर रहने की कंप्लेन की है। इस ट्रेन की गिनती देश की सबसे खराब सुविधाओं वाली रेल में होती है। इसके बाद जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में 67, श्री माता वैष्णो देवी बांद्रा स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में 64, बांद्रा श्री माता वैष्णो देवी स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में 61 और फिरोजपुर अमृतसर त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन में 57 शिकायतें मिली है। यात्रियों ने इन ट्रेनों में गंदगी पसरे होने और फिर सफाई न करने की शिकायत की है। जबकि दिल्ली से बिहार जाने वाली आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में 52, अमृतसर कोलोन स्पेशल ट्रेन में 50, अजमेर जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में 40 और नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में गंदगी से जुड़े 35 शिकायतें मिली है। इन 10 ट्रेनों में एक महीने में कुल 1089 शिकायतें रेलवे को मिली है, जिनमें गंदगी, पानी की अनुपलब्धता, कंबल चादर की गंदगी और फिर फटी सीटों की कंप्लेन शामिल रही। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में पहले से और अधिक मजबूती मिलने वाली है। जब बिहार को जल्द ही 7 नए IAS अधिकारी मिलने वाले हैं। इसको लेकर के जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार को 7 नए IAS अधिकारी मिलेंगे। ये सभी अधिकारी बिहार के विभागों में तैनात और गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इन 7 अधिकारियों में बिहार वित्त सेवा के 3, बिहार सहकारिता सेवा के 2 और फिर बिहार कृषि सेवा के 2 अधिकारी का नाम शामिल है। इसको लेकर के जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी कर सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने पदोन्नति के माध्यम से IAS अधिकारी बनने के लिए स्थानीय स्क्रीनिंग के आधार पर बिहार के 29 अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी थी, जिसके बाद इन लोगों का इंटरव्यू बीते 18 और फिर 19 जनवरी को लिया गया। इसके बाद UPSC ने इनमें से 7 अधिकारियों की अनुशंसा केंद्र कार्मिक मंत्रालय और फिर बिहार सरकार से की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों महागठबंधन के अंदर खलबली मची हुई है। इस खलबली की वजह कई सारे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख वजहों पर नजर डालें तो फिर राजद के विधायक और फिर सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की तरफ से नीतीश के ऊपर की गई बयानबाजी के बाद, पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद महासचिव की तरफ से जारी
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसके बाद इस मामले को लेकर के राजद के सर्वमान्य नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जहां राजद नेता और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुधाकर सिंह को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। जहां इसके साथ ही उनको इसका जवाब देने को लेकर के 15 दिनों का जवाब दिया गया है। अभी उसमें समय बचा हुआ है। समय होने पर उनके तरफ से क्या जवाब आता है पहले हम लोग उसे देखेंगे और उसके बाद पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर कार्य किया जाएगा। अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी और फिर ये सही भी नहीं होगी। हम लोग अभी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब आने पर उनकी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा पहले होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता जांच होगी, फिर मेडिकल की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर कितने समय में देना होगा ये अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। यह बदलाव आगामी 12 फरवरी 2023 से लागू होगा। इससे स्थानीय भर्ती बोर्ड ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है। जी हाँ, 10 फरवरी को आगामी बहाली के लिए अधिसूचना जारी होगी। जब 5 श्रेणियों में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और फिर समस्तीपुर के 17 से 21 साल तक के युवा सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बीएड एडमिशन की रेस बिहार में शुरू हो गई है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय को एक बार फिर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जिम्मेदारी मिली है। शिक्षा शास्त्री सहित 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए प्रदेश स्तर पर 14 विश्वविद्यालयों के 343 बीएड कॉलेजों की 37,500 सीटों पर नामांकन के लिए मिथिला विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सीवान जिला में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है। यानी कि 12 लोग अब तक मर चुके हैं जहरीली शराब पीने की वजह से 2-3 दिन के अंदर। वहीं पर उन्हीं में से 50 साल की एक लक्ष्मण भगत की मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद परिवार वाले जब डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे तो फिर गांव के लोगों ने विरोध करते हुए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, लेकिन परिवार वाले नहीं माने और फिर बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। लक्ष्मण भगत के पुत्र दिनेश भगत को पुलिस ने जहरीली शराब कांड में गिरफ्तार किया है। उधर पटना पीएमसीएच से मंगलवार की रात में मृतक सुदर्शन महतो की डेड बॉडी बसोली गांव पहुंची तो फिर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया। बताया जाता है कि अभी भी लगभग 1 दर्जन से अधिक जहरीली शराब पीने वाले लोगों का घर में या फिर किसी निजी अस्पताल में परिवार वाले द्वारा इलाज कराया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साइबर बदमाश गरीबों को प्रलोभन देकर के उनके नाम पर खाता खुलवा रहे हैं, फिर उसमें ठगी के पैसे मंगवा करके निकाल रहे हैं। साइबर बदमाशों ने मुन्ना चौक के पास के एक चाय दुकानदार राजू को हर माह 2,000 रुपये देने का प्रलोभन किया है और उसके कागजात लेकर के खाता खुलवाया है। यह साथ ही उसका एटीएम कार्ड भी अपने पास रखा है। जहाँ अचानक ही बैंक ने राजू को जानकारी दी है कि उनके खाते में 50 लाख रुपए आ गए हैं और वे कहां से आए, जहाँ इसकी जानकारी दे। बैंक से जानकारी मिलते ही राजू के होश उड़ गए और फिर उसने बैंक प्रशासन से मुलाकात की। इस पर पता चला है कि उसके खाते में अलग अलग राज्यों से रकम आई है। जब पैसा खाता में आने के बाद चाय दुकानदार राजू ने बैंक प्रशासन को बताया है कि ये उसके रुपए नहीं है। इसके बाद उसने पत्रकार नगर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी है। फिलहाल उस खाते को बैंक ने फ्रीज कर दिया है। राजू ने पुलिस को कुछ लोगों के नामों की जानकारी दी है जिन्होंने उनके खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड, फोटो और फिर अन्य दस्तावेज लिए थे। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने उन सभी को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की है, मगर सभी फरार बताए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, ये कांग्रेस का हक है। उन्होंने ये भी बताया है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे। अखिलेश सिंह ने इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा और फिर आरसीपी सिंह पर भी बड़ा हमला बोला है। अखिलेश सिंह ने बताया है कि मधुबनी दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी। अखिलेश सिंह ने बताया है कि हम लोगों का 2 मंत्री पद बनता है तो फिर बनेंगे ही। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा अपने स्वाद के लिए पूरे भारत में काफ़ी मशहूर है। लिट्टी चोखा इतना फेमस है कि कई बॉलीवुड एक्टर बिहार के इस स्वाद का अनुभव करने के लिए बिहार आ चुके हैं। ऐसे में एक अमेरिका के रहने वाले ईटन बर्नर्थ को
बिहार में लिट्टी चोखा बनाते और फिर चखते देखा गया है। आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक अमेरिका का रहने वाला एक लड़का बिहार आया है और वह बिहार के सबसे फेमस लिट्टी चोखा बनाना सीख रहा है। जहां ईटन बर्थन एक अच्छे शेफ के साथ साथ एक ब्लॉगर भी है। ईटन अमेरिका के रहने वाले हैं, वह भारत घूमने के लिए आए हैं और इसी के साथ वे लिट्टी चोखा बनाना भी सीख रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को खुद ईटन बर्थन ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में ईटन अपना अनुभव को बता रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ईटन बिहार के एक रेस्टोरेंट के रसोई के अंदर बिहार के फेमस भोजन लिट्टी चोखा बना रहे हैं। इसके साथ ही ईटन रसोई में समोसे भी बनाते दिख रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसके बाद इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ईटन बर्थन एक अच्छे शेफ हैं, इसके साथ ही वो एक ब्लॉगर भी हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।